हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 देखो, यह है कि ए प्रोपोर्शनल टू बी, बी प्रोपोर्शनल टू सी होने से दिखाएं कि ये होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सभी क्वेश्चन किताब जो है अपने सामने खोल के रखो, ताकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मिलाते रहना क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए प्रोपोर्शनल टू बी दिया हुआ है, बी प्रोपोर्शनल टू सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो प्रोपोर्शनल का साइन है जो अगर हटता है तो कांस्टेंट बैठ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए इक्वल टू क्या बैठेगा, यहाँ पे K1 B हो गया, और यहाँ पे हम लोग का B इक्वल टू, इसको हम लोग K2 मान लेते, K2 C, जहाँ पे K1 बराबर क्या लिखना है यहाँ पर कि परिवर्तन स्थिरांक मतलब वेरिएशन कांस्टेंट, और K2 इक्वल टू क्या लिखोगे, परिवर्तन स्थिरांक मतलब वेरिएशन कांस्टेंट, ये लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो A इक्वल टू कितना है K1 B, और B इक्वल टू क्या निकला है K2 C। तो हम यहाँ पे A इक्वल टू K1 B के जगह पर हम ये बैठा सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे B के जगह पर पुट करते हैं K2 C। ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि इस B के जगह पर हम लोग क्या बैठा है, K2 C बैठा है। ठीक, तो ये जो है हम लोग का बन गया है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। देखो अब प्रमाणित करना है, दिखाना है, सॉरी कि दिखाना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो है हटता है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, यहाँ पे इक्वल टू के दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ए बी सी ये गुना रहेगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, अब देखो ये जो टर्म है, इसको हमको क्या करना है, बराबर के इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आना। तो क्या होगा, जब भी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये इससे भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब बाई ए बी सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू के। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को क्या प्रमाणित करना है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और अगर हमको स्थिरांक मिल जाता है, तो ये जो दिया हुआ है हम लोग का जो रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही है। तो यही हमको दिखाना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे, और हमको लेके आना होगा क्या कि एक स्थिरांक लेके आना होगा। अब ये भी स्थिरांक है, स्थिरांक तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो इसमें अब हम वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, अब किसका वैल्यू बैठाना है, इसमें देखो ए का वैल्यू बैठाना। हम लोग ए का वैल्यू निकाल के रखे ना, इसको हम इसमें जहां जहां ए है वहां वहां हमको बैठा देना है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखना सारा जो वेरिएबल टर्म्स है मतलब चर राशि जिसको हम ए बी सी जो है, ये सारा कट जाएगा, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट बचा रहेगा। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक बचा रहेगा। तो देखते हैं, अगर बचा रहा तो सही है कि ये रिलेशन जो है सही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब की जगह पर देखो हमको क्या बैठाना है, K1 K2 C, ये हमको बैठाना। तो हम लिखते हैं ए के जगह पर K1 K2 और C, और ए क्यूब है ना तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। बाकी जो जैसा है उसको हमको लिख देंगे क्या है, उसके बाद बी क्यूब है। चलो उसके बाद है बी क्यूब सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, उसके बाद हमको लिखना है सी क्यूब, और ए क्यूब का मान बैठाना है। जहां जहां ए है वहां वहां हमको बैठा देना है। ठीक है, अच्छा ये हुआ।
फिर यहाँ पे देखो बाई ए, तो ए की जगह पर हमको फिर बैठाना K1 K2 और यहाँ पे C, ठीक, और इसके बाहर में रहेगा C, BC रहेगा, सॉरी B और C रहेगा। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे रहेगा क्या K1 K2 C का होल क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। अच्छा, C क्यूब, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और चीज हमको ध्यान में देना है कि यहाँ पे जो B है इसका भी मान दिया हुआ है, B का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम अब जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ हम इसका मान बैठा देते हैं। देखो एकदम स्टेप वाइज हम बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसको सॉल्व करते वक्त। तो हम एक स्टेप अब देखो इसको ब्रैकेट उठाते हैं, तो ब्रैकेट उठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K2 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा C का क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे B का वैल्यू हम बैठाते हैं, तो गुना का चिन्ह दे देते हैं, और B कितना है, B का मान देखो K2C है, मतलब K2 का होल क्यूब होगा और C का होल क्यूब होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर लिखेंगे K2 का होल क्यूब और यहाँ पे C का होल क्यूब इनटू, देखो यहाँ पे B का मान बैठा है उसके बाद C लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये C क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। यहाँ पे ब्रैकेट उठा लेते हैं, गुना कर देते हैं, तो K1 क्यूब K2 क्यूब और यहाँ पे C क्यूब हो गया। चलो अब नीचे में देखते हैं, तो सॉरी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं K1 K2 और यहाँ पे C, और B का मान कितना था, K2 था, K2C था, और यहाँ पे गुना C हो गया। ब्रैकेट के अंदर में हम इसको ब्रैकेट उठा देते हैं, तो K1 का होल क्यूब K2 का होल क्यूब और यहाँ पे C का होल क्यूब प्लस यहाँ पे K2 का होल क्यूब और यहाँ पे देखो B का मान बैठा रहा है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, B का हम यहाँ पे मान बैठा रहे हैं, तो B का होल क्यूब है ना, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जब भी उठेगा तो K2 क्यूब और C क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे C क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको गुना करते हैं, तो जब हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, K1 क्यूब यहाँ पे हम लिखते हैं K1 क्यूब। अच्छा, K2 है और यहाँ पे देखो फिर K2 है। अच्छा, क्लास 9 में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि एक्सपोनेंट लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े कि अगर आधार, ठीक है, इसको आधार कहा जाता है x⁴n इंटू x⁴n m, अगर आधार जो बेस होता है ना, आधार अगर सेम होता है तो ये जो पावर होता है ना ये प्लस हो जाता है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, m+n लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आधार बेस जो है सेम है, K2 है, तो इसका जो पावर होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे K2 6 लिख देंगे। सेम उसी तरह C क्यूब इंटू C क्यूब, ठीक है, गुना में होता है, ये भी ध्यान रखना कि वो गुना हो रहा है, तो ये भी C 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर K2 का क्यूब देते हैं और देखो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब C का पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही लिखते हैं K1 क्यूब K2 क्यूब और C इंटू C है, इसका मतलब C का पावर 6 हो जाएगा। तो नीचे भी हम लोग कुछ उसी तरह से ही करेंगे, देखो K1 है, इसको लिख देते हैं K1, उसके बाद देखो K2 2 है तो K2 स्क्वायर हो जाएगा, C कितना है, 3 है, तो C का पावर पे 3 लिख देंगे, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे K1 क्यूब K2 क्यूब C क्यूब प्लस K2 क्यूब प्लस K2C है, हाँ, C क्यूब, यहाँ पे प्लस C क्यूब। अच्छा, अब देखो नीचे से यहाँ से C कॉमन जाएगा, C है, ये C है और ये C है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बचा है क्या, K1 K2 का स्क्वायर, और देखो C3 कॉमन लिए ना,
एक तो C3 यहाँ था और एक C3 हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, मतलब गुना C3 लिखेंगे, ठीक है। तो C3 6 हो जाएगा, हम एक ही बार 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से K1 का क्यूब, K2 का क्यूब प्लस K2 का क्यूब, यार यहाँ पे बचेगा 1, हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन जा रहा है ये हमको ध्यान में रखना है। पहले देखो सब में C6 है, तो हम पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, सॉरी C6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे K1 है, K1 क्यूब है, यहाँ पे K1 नहीं है यहाँ पे, अच्छा K1 नहीं है, तो अब यहाँ से हमको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे सब में K2 है, K2 का क्यूब है, तो हम K2 का क्यूब ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी रहे, ये कौन स्थिरांक ही रहेगा, तो K क्यूब K1 का होल क्यूब हो गया। अच्छा, ये दोनों तो देखो बाहर हम ले लिए थे, तो अच्छा यहाँ पे देखना 6 है, हम कॉमन लिए हैं क्यूब, तो 6 में से 3 चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पर K1 K2 का क्यूब बचेगा, प्लस, अच्छा प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 था ना, K2 क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं, तो बस यहाँ पे और C6 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस, अच्छा, और यहाँ पे देखो K2 का क्यूब गया है, मतलब K1 क्यूब रहेगा, तो यही बचा है। तो अब देखो ये जो है और ये जो है कट गया, यहाँ से K1 नहीं कटेगा, K1 बच जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको लिख दो, मतलब K1 K2 क्यूब प्लस 1 प्लस K1 का होल क्यूब, और नीचे बचेगा K, ठीक है। देखो इतना जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इतना कुछ नहीं है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, तो ये जो है ये एक स्थिरांक है, मतलब वेरिएशन कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि जो हम लोग को दिखाना था वो हम लोग दिखा दिए, बराबर ये स्थिरांक आ गया, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर गहरे एक कुएं को खोदने हेतु कुल खर्च, ठीक है, तो जितना खर्च लगता है उसका 1 भाग x के साथ सरल समानुपात में है। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है बुक जो है खोल के रखना और समझना, हम स्टेप वाइज ही इसको सॉल्व करेंगे। तो x के साथ सरल समानुपात है एवं दूसरे भाग के साथ x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुएं खोदने हेतु क्रमशः 5000 एवं 12000, मतलब 100 डेसीमीटर खोदने में 5000 लगता है और 200 खोदने में 12000 रुपया का खर्च होता है, तो यदि 250 डेकामीटर गहरे कुएं को खोदने हेतु कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बुक जो है खोल के रखना ताकि हम जब बताएं तो समझ में आए। अच्छा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि कुल खर्च y रुपया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसमें 2 भाग है, तो y रुपये का 2 भाग है, वो हम देखो प्रश्न में बोला है कि इसका जो पहला भाग है उसको हम पकड़ लेते हैं y1 और इसका जो दूसरा भाग है इसको हम पकड़ लेते हैं y2। क्यों पकड़े, y को हम पकड़े हैं कुल खर्च, टोटल खर्च जो हुआ, ठीक है, टोटल खर्च, कुल खर्च y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। देखो प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में बोला हुआ है कि जो पहला भाग है ना उसके साथ वो x के साथ सरल समानुपात है, मतलब y1 जो है प्रोपोर्शनल टू x है और इसका जो दूसरा भाग है y2 है वो है x स्क्वायर के साथ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y1 बराबर k1x, जहां पर k1 क्या है, एक स्थिरांक है, वेरिएशन कांस्टेंट जरूर लिखना है हमको। y2 इक्वल टू यहाँ पे k2x का होल स्क्वायर, जहां पर k2 क्या है, ये भी एक परिवर्तन स्थिरांक है, वेरिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है कि अब हम y1 और y2 का जो वैल्यू है इस वाले समीकरण में हम बैठा देते हैं, ठीक है। ये इसको हम 1 मान लेते हैं, तो इसको हम बैठाते हैं।
देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो y1 का जो मान है हमको इसमें बैठाना है और y2 का जो मान है ये बैठाना है। तो हम बैठाते हैं y बराबर, देखो क्या निकला है, k1x निकला है प्लस k2x² निकला है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा k1 और यहाँ पर k2x हो गया। तो ये y बराबर, अब इसी को हमको यूज करना है, ठीक है। ये 2 नंबर हम समीकरण इसको मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो कुआं खोदा गया है, ठीक है, उसका जो गहराई है बोला क्या है, उसको हम लिखते हैं। देखो कुएं की गहराई, अच्छा कुएं की गहराई को हम x मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जो मतलब इतना जो खर्च लग रहा है, कुएं को जो खोदने का जो खर्च लग रहा है, वो खर्च को हम y मान लेते हैं। तो देखो पहला जो कंडीशन है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 100 डेसीमीटर अगर हम गहरा खोदते हैं तो मेरा कितना पैसा लगता है, 5,000 रुपया लगता है, 5,000 रुपया लगता है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। इसको समीकरण 2 में बैठाएंगे, x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 100 बैठाएंगे। और तो हम बैठाते हैं, चलो तो y का मान कितना, 5,000 है ना, तो हम 5,000 बैठाते हैं। 5,000 यहाँ पे 100, यहाँ पे हो गया k1, अच्छा यहाँ पे 100 k2, इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 काट दो, तो यहाँ से हमको k1 प्लस 100 k2 बराबर 50, ठीक। ये तो भागी होगा, इसको हमको ले जाके काटना पड़ेगा। तो ये समीकरण हो गया मेरा 3 नंबर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में फिर बोला हुआ है कि जो कुआं है उसको अगर हम मतलब x जो है अगर हम 200 डेसीमीटर गहरा खोदते हैं, डेसीमीटर, तो कितना पैसा लगता है, लग रहा है कितना, 12,000 रुपया। इसको हम फिर समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में बैठाते हैं। तो देखो y कितना है, 12,000 है, x कितना है, 200 है, फिर क्या है k1 प्लस यहाँ पे 200 k2, तो 200 का 0 कट गया, 2 के साथ 60 काट दो, तो यहाँ पे निकलेगा k1 यहाँ पे 200 k2 बराबर 60। ये मेरा जो समीकरण 4 नंबर समीकरण। अच्छा यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 3 और 4 को सॉल्व करते हैं और k1 k2 का जो मान है उसको निकालते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है, 3 और 4 को घटाने पर, तो चलो घटाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, k पहला जो है k1 समीकरण 3 जो आया था उसको लिखते हैं k1 प्लस 100 k2 बराबर 50। अच्छा k1 प्लस 200 k2 यहाँ पे आएगा 60। अब देखो हम लोग घटा रहे हैं ना, घटाने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। यहाँ पे नीचे वाला साइन देखा जाता है, ये अगर प्लस होता है तो ये माइनस, यहाँ पे देखो प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे। तो k1 माइनस k1 कट गया, 0 हो गया। 100 माइनस 200 क्या होगा, माइनस 100 k2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 10 आएगा, ये काट देते हैं, तो k2 बराबर 10/100 मतलब 1/10। k2 का जो मान है वो 1/10 है। अब हम इसको कोई भी समीकरण में बैठाओ, या 3 में बैठाओ या 4 में बैठाओ, वहां से हमको k1 का मान निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा k2 का जो मान है 1/10 है, उसको हम समीकरण 3 में बैठा रहे हैं। तो समीकरण 3 में बैठाएंगे तो समीकरण 3 क्या था, k1 प्लस 100 k2 बराबर यहाँ पे 50 था। तो देखो k1 लिखते हैं प्लस 100 k2 का मान 1/10 है, बैठाते हैं यहाँ पे 50, तो 100 कट गया, यहाँ पर k1 इक्वल टू 50 माइनस 10, इसका मतलब 40 आ गया। देखो अब k1 का मान निकल गया है और k2 का दोनों का मान हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, वो जो हम समीकरण 2 माने थे ना, उसमें k1 और k2 का मान बैठा देना है। और देखो यहाँ पे
कुएं की गहराई दिया है, क्वेश्चन में पढ़ोगे यहाँ पे दिया हुआ कि यदि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं को खोदने हेतु तो कितना खर्च पड़ेगा। खर्च मतलब वाई निकालना है, वाई हमको निकालना है। एक्स कितना बोला है, 250 बोला हुआ है। K1 का मान कितना निकला, 40 निकला। प्लस K2 का मान कितना है, K2 का मान है, देखो समीकरण 2 में बैठा रहे। समीकरण 2 क्या था, अगर यहाँ पे x, यहाँ पर K1 प्लस x K2 रहेगा, x K2, यही है समीकरण 2। तो देखो x के जगह पर हम 250, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि इतना खोदने में हमको कितना पैसा लगेगा, तो y को पैसा माने थे, रुपया माने थे, कुल खर्च, ठीक है। तो अब K1 बराबर तो 40 निकला है, x का मान यहाँ पर 250 है, K2 कितना है यहाँ पे 10, 1/10 है, 0 काट दें यहाँ पे। अच्छा, तो 250 यहाँ पे 40 और 25 मतलब 65, ठीक है। और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना निकलेगा, गुना करते हैं तो 16,250 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक हौज का आयतन उसके आधार की, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये है, तो हम बता देते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से पुराना किताब से हम देखे हैं या ठीक किए हैं। एक हौज का आयतन उसके आधार के अर्धव्यास का वर्ग एवं ऊंचाई के साथ यौगिक समानुपाती है। तो दो बेलनों के आधार का अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है, उसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ बोला है, तो उसका आयतन का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो माना कि हौज का जो आयतन है उसको हम v मान लेते हैं, अर्धव्यास है जो r मान लेते हैं, और ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि जो आयतन है ना वो अर्धव्यास का वर्ग के साथ, मतलब यहाँ पे लिखते हैं, जो आयतन है वो अर्धव्यास का वर्ग के साथ क्या कर रहा है, सरल समानुपात बनाएगा। और आयतन जो है वो ऊंचाई के साथ भी सरल समानुपात में। तो अगर हम इसको यौगिक समानुपात में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू k r स्क्वायर h, जहाँ पर k क्या है, ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक मतलब वेरिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कि देखो क्वेश्चन में अर्धव्यास का अनुपात दे दिया है। अर्धव्यास का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, 2:3। तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि ठीक है, अर्धव्यास R1 को अब 2 मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, ठीक है, 3x कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह हम ऊंचाई को, देखो ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऊंचाई का अनुपात है तो हम ऊंचाई को h1 बराबर, देखो पहला को हम 5x और उसके बाद कितना है, x नहीं, इसको y पकड़ लेते हैं, और h2 को हम 4y पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो मेरा जो आयतन निकला था, आयतन मतलब वो v बराबर हम लोग निकाले थे ना, v बराबर k, ठीक है, r स्क्वायर h। तो अब हम पकड़ते हैं कि अगर मेरा r1 बराबर यहाँ पे अगर 2x है और h1 बराबर 5y है, तो v1 कितना होगा, बैठाते हैं हम इसका मान k, r1 की जगह पर हम बैठाते हैं 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5y। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k गुने 4x स्क्वायर गुना 5y, ये आया, ठीक है। अब देखो R2 कितना दिया, R2 हम लोग माने थे 3x और ऊंचाई h2 4y। तो v2 हम निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा, k यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर 4y, यहाँ पे कितना हो गया k, अच्छा यहाँ पे k और 9x स्क्वायर
5y। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखो अनुपात निकालना है, आयतन का अनुपात ज्ञात करें बोला हुआ है, तो इसका मतलब v1 अनुपात v2। हम इसको गुना नहीं करेंगे, काटने में बहुत इजी होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे k गुना 4x² 5y, और यहाँ पर k गुना 9x², यहाँ पे 4y, सॉरी 4y है, h2 कितना है 4 है, यहाँ पे 4 होगा। हाँ, तो x² कट गया। अच्छा, यहाँ पे जो है y और y कट जा रहा है, k कट जा रहा है, 4 कट जा रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा है, बस 5/9। इसका मतलब जो आयतन का अनुपात है वो कितना है, 5:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंचला ग्राम की कृषि समवाय समिति एक ट्रैक्टर खरीदी। पहले समिति को 2400 बीघा जमीन 25 हल द्वारा जोतने में 36 दिन का समय लगता है। इस समय जमीन केवल ट्रैक्टर द्वारा 30 दिन में जोत दिया जाता है। तो बोलता है कि एक ट्रैक्टर कितने हल के समान है काम करता है, वो हमको परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके हल करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो, माना कि हल को हम x पकड़ते हैं, जमीन का जो परिमाण है उसको हम y पकड़ते हैं, और दिन को हम z पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको समझ लेना होगा कि x के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो, अगर हम हल का संख्या जितना बढ़ाएंगे तो जमीन भी तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जोत पाएंगे। ठीक है, तो अब हल का जो संख्या है उसको अगर हम कमाते हैं तो जमीन भी कम ही जोत पाएंगे। तो x जो है वो y के साथ सरल समानुपात में है। ठीक है, अच्छा, और देखो, अगर हम हल का संख्या बढ़ाते हैं तो जल्दी काम खत्म होता है। अगर हल का संख्या हम बढ़ा देते हैं तो जल्दी, और कम हल रहता है तो दिन भी ज्यादा लगता है। इसका मतलब x जो है वो z के साथ व्यतिक्रम समानुपात में है। अब इसको हम क्या करते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर k1y पकड़ लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर k2z पकड़ लेते हैं। पता ही है कि ये जो वेरिएशन का चिन्ह है वो अगर हटता है तो हम स्थिरांक बैठाते हैं, यहाँ पे जरूर लिखना है। k1 बराबर वेरिएशन कांस्टेंट मतलब परिवर्तन स्थिरांक, k2 बराबर यहाँ पर लिख लेना है हमको। ठीक है, तो अब हमको सॉल्व करना है कि देखो, जिसको जिसको मान लेते हैं, अब क्या माना हुआ है कि जो जमीन का जो परिमाण था उसको हम लोग y माने थे ना। तो पहला में क्वेश्चन में y बराबर कितना दिया है, 2400 दिया है। यहाँ पे हल कितना दे दिया है, x जो है वो दिया है 25, और दिन कितने लग रहा है, z 36। तो हम बैठाते हैं। अच्छा, इसको पहले हम लोग यौगिक समानुपात में लिख लेते हैं, वो यहाँ पे छूट गया। तो x इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे ky/z लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम बदलना भूल गए, यहाँ पे स्टेप मिसिंग हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे k1 k2 है, तुम लोग कोई भी स्थिरांक पकड़ सकते हो उसके जगह पर। तो हम यहाँ पे k ही पकड़ लिए। ठीक है, k बराबर k1 k2 कर देते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब हम बैठाते हैं ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम बैठाते हैं। तो x का कितना है, 25 है, यहाँ पर k है, और यहाँ पर y का कितना है, 2400 है मान, और यहाँ पे 36। तो 12 के साथ 12 3 36, 12 दूना 24। तो अब k बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 गुने 3, यहाँ 200 कर देते हैं। तो 25 8 200 मतलब 3/8 के का मान निकल गया। और देखो, प्रश्न में बोला है कि जो है दूसरा बार, इस समय जमीन केवल ट्रैक्टर द्वारा 30 दिन में जोत दी जाती है। ठीक है, 30 दिन में हमको ये जो है यहाँ पे समय। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे एक जगह जो है बोला हुआ कि वो जमीन जो है ना
इसका आधा जमीन केवल ट्रैक्टर द्वारा 30 दिन में जोत दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे y जो है 2400 का आधा कितना होता है 1200। क्वेश्चन में वहां पे मिस प्रिंटिंग है, तो y बराबर 1200 है इसको, और यहाँ पे z दिया हुआ है 30। अच्छा, k का हम लोग मान निकाल चुके हैं 3/8, हमको निकालना है हल की संख्या। तो निकालते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं समीकरण जो हम लोग यहाँ पे देखो x बराबर लिखे हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना है, k के जगह पर देखो हम लोग लिख रहे हैं 3/8, ठीक है। y कितना है 1200 है, z कितना है गुने 30 है, काटते हैं 3 40 8 25 40 मतलब 15। तो हम लिखेंगे कि जो एक ट्रैक्टर है, ठीक है, जो एक ट्रैक्टर है, ठीक है, वो 15 हल के समान है, 15 हलों के समान काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपात है एवं गोलक का जो पृष्ठ तल के क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग के साथ सरल समानुपात है। तो प्रमाणित करें गोलक के आयतन का वर्ग उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपात होगा। तो इसको स्टार्ट करते। तो अब देखो लिखते हैं कि माना का जो आयतन है उसको हम v मान लेते हैं, अर्धव्यास को r, पृष्ठ तल का जो क्षेत्रफल है उसको हम s मान लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आयतन है उसके अर्धव्यास के साथ त्रिघात के साथ सरल समानुपात है, मतलब जो v है वो सरल समानुपात है किसका, अर्धव्यास के त्रिघात के साथ। त्रिघात मतलब उसका पावर जो होगा q होगा। और क्या बोला है कि जो गोलक का जो पृष्ठ तल है, ठीक है, पृष्ठ तल का जो क्षेत्रफल है उसका अर्धव्यास के साथ वर्ग है के साथ सरल समान, मतलब अगर s जो है पृष्ठ तल का क्षेत्रफल है तो अर्धव्यास का जो वर्ग उसके साथ ये सरल समानुपात है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू k1 r³ और s इक्वल टू हम लिख सकते हैं k2 r²। इजी है, आसान है। यहाँ से k1 बराबर हम लिख सकते हैं वेरिएशन कांस्टेंट, अच्छा, और k2 बराबर हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे वेरिएशन कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन स्थिरांक। अब प्रश्न में बोला है कि गोलक का जो आयतन है, गोलक का जो आयतन है उसका वर्ग, ठीक है, और जो पृष्ठ तल का जो क्षेत्रफल है उसका घन के साथ सरल समानुपात है, ये हमको दिखाना है, ठीक है, यही हमको दिखाना है, प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमको किसी तरह से दिखाना है कि v² बाई s²। चलो इसको सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, तो पहले v का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, v का स्क्वायर करते हैं। तो v का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो निकला हुआ है इसका मतलब k1 का होल स्क्वायर बराबर r³ है। इसका मतलब r³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6, r का 6। s का जो है घन कितना निकाले, k2 का क्यूब, और यहाँ पे r स्क्वायर था ना, तो 3 दूना 6, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमको प्रमाणित करना है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अगर प्रोपोर्शन का चिन्ह हटता है तो v² बराबर k(s³ होगा। तो v² बाई s³ हम मतलब k, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमको एक स्थिरांक मिलता है, मतलब इनको सॉल्व कर इसका वैल्यू जो है बैठाएंगे और काट के देखेंगे कि अगर कोई स्थिरांक हमको मिल जाता है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये मतलब आयतन जो है पृष्ठ तल का क्षेत्रफल के साथ सरल समानुपात है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, v² बाई s³ बैठाना है, इसका जो वैल्यू सब है बैठाओ यहाँ पे और देखेंगे कि हमको स्थिरांक मिल रहा है कि नहीं। 8⁶, यहाँ पे k2 का क्यूब 8⁶, 8⁶ कट गया, क्या मिला यहाँ पे, k1 का स्क्वायर k2 का होल क्यूब, यही मिल रहा है ना।
अब हम मान लेते हैं, इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको हम P पकड़ लेते हैं, माना, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V स्क्वायर बाई एस क्यूब बराबर P। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दे सकते हैं कि V स्क्वायर जो है बराबर P एस क्यूब। अब हमको पता है कि स्थिरांक हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन का चिन्ह लग जाएगा। तो ये देखो प्रमाणित हो गया, ठीक है, कि जो आयतन का जो वर्ग है वो पृष्ठतल के क्षेत्रफल के साथ के घन के साथ सरल समानुपात है। यही हो गया प्रूफ, ठीक है।